हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। मैं आज बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी है, नियमित विद्यार्थी, उनके लिए आज मैं उनका जो व्याकरण का प्रकरण है, हलंत प्रकरण अजंत प्रकरण, दो उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। तो उनके जो हलंत अर्थात जो व्यंजन संधि है, हलंत संधि है, उसका मैं आज आपको सूत्र व्याख्या अर्थात सूत्र की व्याख्या भी आपसे प्रश्न पत्र के अंदर पूछी जाएगी। तो जो सूत्र व्याख्या है उनको मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसके माध्यम से जहाँ जहाँ मेरा इस कंप्यूटर का माउस का जो क्रैसर चलता है उसके अनुसार आप उसकी परिभाषा समझने की कोशिश करना। और देखो, मैंने बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में भी आपको जो व्याकरण की प्रारंभिक शुरुआत है उनका भी मैंने आपको अच्छी तरह से वर्णन किया था। उसका भी आप उपयोग करके और इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको प्रथम वर्ष में भी बताया था कि चाहे किसी भी कक्षा की व्याकरण हो, चाहे फर्स्ट ईयर की हो, सेकंड ईयर की हो, बीए पार्ट थर्ड ईयर की हो, लेकिन उसमें कुछ प्रारंभिक जो व्याकरण कहलाती है, जब तक हम प्रारंभिक व्याकरण का ज्ञान अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं तो आगे के हमारे व्याकरण समझ में नहीं आ पाती है। तो मैंने बीए पार्ट प्रथम वर्ष में जो आपको व्याकरण बताई थी उसका थोड़ा सा मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। देखो, व्याकरण शास्त्र के अंदर जब भी हम किसी भी कक्षा की व्याकरण का या कक्षा की व्याकरण को पढ़ना प्रारंभ करें, उस व्याकरण को पढ़ने से पहले जो कुछ मुख्य चीज़ें मानी गई है, जैसे माहेश्वरी सूत्र माने गए हैं। अब यदि इन माहेश्वरी सूत्रों को अपन याद नहीं कर पाएंगे तो हम व्याकरण में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो व्याकरण है वो इन माहेश्वरी सूत्रों के ऊपर टिकी हुई है, जो कि हर जगह, चाहे किसी भी क्लास की व्याकरण अपन को पढ़नी हो, उन माहेश्वरी सूत्रों को अपन याद नहीं करेंगे नंबर से, कंठस्थ जब तक वे नहीं होंगे, जब तक हम प्रत्याहार बनाना नहीं सीखेंगे तो हमको उस व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। सूत्र की व्याख्या तो अपन कर देंगे, लेकिन सूत्र की व्याख्या में हमको यही पता नहीं चल सकता कि अण प्रत्यय में क्या चीज़ आती है, अच प्रत्यय में क्या होता है, इक प्रत्यय में क्या होता है। तो जो प्रत्याहार है वो प्रत्याहार जब ही बन पाएंगे जब तक हम पूरे माहेश्वरी सूत्रों को कंठस्थ याद नहीं कर लेंगे। फिर हमको चाहे किसी भी कक्षा की व्याकरण पढ़नी पड़े, जब तक हमको माहेश्वरी सूत्र क्लियर नहीं होंगे तब तक हम व्याकरण में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जैसे मैंने आपको बीए पार्ट प्रथम वर्ष में भी बताया था। अब देखिए, इन माहेश्वरी सूत्रों को याद करने के अलावा भी, जैसे स्वर है, व्यंजन वर्ण है, भाई स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। जब तक ये प्रारंभ की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अपन जब तक सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे, व्याकरण को हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्वर और व्यंजन बीए पार्ट प्रथम वर्ष में मैंने आपको अच्छी तरह से बताए थे, समझाया भी था, लिखाया भी था। स्वर किसे कहते हैं, तो यह स्वर से तात्पर्य है कि संस्कृत में एक सीधी सी परिभाषा है स्वर वर्ण की, कि जिस अक्षर का उच्चारण करने पर या जिन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण करते समय अपने मुख के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो और बिना क्रिया के उत्पन्न हुए ही अपने मुख से जिन वर्णों का उच्चारण अनायास ही निकलता रहे उसे अपन स्वर वर्ण कहते हैं। जिस प्रकार से मुख में ना तो कोई घर्षण पैदा हो, ना कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, और जो अक्षर अपने आप ही निकल जाएगा, जैसे ए, आ, ई, तो मतलब हमारे कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर उत्पन्न नहीं, तो ऐसे जो वर्ण है वो स्वर वर्ण की श्रेणी में आते हैं। अब जो स्वर वर्ण है
वो मैंने प्रथम वर्ष में आपको अच्छी तरह समझाया था कि एक मात्रिक स्वर अलग होते हैं, द्विमात्रिक स्वर अलग होते हैं, तीन मात्राओं वाले स्वर अलग माने जाते हैं। एक उसका सूत्र भी मैंने आपको बताया था, उकालो अज्रस्व दीर्घ पुलुत, अर्थात उकाल वाले जो स्वर होते हैं वह अज्रस्व दीर्घ पुलुत मतलब हिरस्व और दीर्घ और पुलुत स्वर कहलाते हैं। तो जिसमें देखिए सीधी सी परिभाषा है स्वर वर्ण की कि जिसमें एक मात्रा का समय लगे वो हिरस्व स्वर, जिसमें दो मात्राओं का समय लगे वो दीर्घ स्वर, और जिसमें तीन मात्राओं का समय लगे उसे अपन पुलुत स्वर की श्रेणी में मानते हैं। तीन मात्रा कौन सी होती है? जब हिरस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिला करके और जब तृतीय स्वर की उत्पत्ति की जाती है तो उसे अपन पुलुत स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे मी हिरस्व स्वर है, ठा दीर्घ स्वर है, लेकिन इन दोनों को मिला करके जब तीसरे स्वर की उत्पत्ति होगी, जैसे मी और ठा मिला करके इया शब्द निकलता है तृतीय वर्ण, तो उसे हम पुलुत स्वर कहते हैं। तो जैसे मिठाइयाँ जो शब्द है वो पुलुत स्वर की गिनती में आता है उस। और जहाँ पर फिर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण से तात्पर्य है कि जब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अपने मुख में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, कोई घर्षण पैदा हो और जो भी अक्षर है वो हमारे मुख में रगड़ खा करके निकले, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, हल वर्ण कहते हैं। अब जो हल वर्ण व्यंजन वर्ण है इनको मैंने आपके सामने वर्गों में विभाजित किया है, उनको अपन वर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग के अलावा भी जो अपने ये माने गए हैं, क्योंकि दो दो जो मिश्रित व्यंजन है उनको जोड़कर दो व्यंजनों को जोड़ करके भी व्यंजन वर्ण अलग ही बनता है, तो इसलिए उनको अपन एक एक वर्गों के हिसाब से देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे क वर्ग है तो क वर्ग के अंदर क्या आएगा? के, खे, गे, घे, ङ। तो जो क वर्ग होता है अब इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से। तो संपूर्ण क वर्ग है उनका उच्चारण स्थान क्या माना गया है? कंठ। क, ख, ग, घ, ङ, अर्थात इनसे कंठ से उच्चारण होता है। तो ये अब कंठ से हुआ है, मुख के अंदर प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है, तो ये क्या कहलाएगा? व्यंजन वर्ण। और यदि प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती, जैसे ए आ, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर घर्षण पैदा नहीं हुआ इसलिए वो स्वर वर्ण थे, तो यहाँ पर क वर्ग क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। उसी प्रकार च वर्ग है, च, छ, ज, ज, य। तो जो च वर्ग माना जाता है उसका उच्चारण स्थान क्या कहेंगे अपन? तालु, अर्थात तालु टच हो रहा है उसमें और हमारे मुख में भी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? च वर्ग, अर्थात व्यंजन, वो भी व्यंजन वर्ण कहलाता है। उसी प्रकार ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ड, न, त वर्ग है, त, थ, द, द, न, और प वर्ग है, प, फ, ब, ब, म। तो इस प्रकार ये व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा जो मिश्रित व्यंजन माने गए हैं, मिश्रित व्यंजन से तात्पर्य जिसमें दो व्यंजन मिला करके, जैसे गे ज्ञानी है, क्ष क्षत्रिय है, प्रकार है, तो इनको भी एक तरह से मिश्रित व्यंजन की श्रेणी में माना गया है। इसके अलावा जैसे विसर्ग युक्त व्यंजन वर्ण है, और विसर्ग युक्त के बाद हलंत व्यंजन वर्ण, विसर्ग युक्त व्यंजन वर्ण है, अनुस्वार युक्त व्यंजन वर्ण है, अनुनासिक व्यंजन वर्ण है, जो हालांकि मैंने आपको भी जो छंद वाला जो चैप्टर बताया था थोड़ा, उसमें भी मैंने आपको इनका वर्णन कर रखा है। तो देखिए जब तक अपन स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को ये ध्यान नहीं रखेंगे कि भाई व्यंजन वर्ण क्या है, स्वर वर्ण क्या है, जब तक हम माहेश्वरी सूत्रों को भी समझ कैसे सकते हैं। तो जो माहेश्वरी सूत्र है उन माहेश्वरी सूत्रों को अपन जब तक नहीं समझेंगे हम प्रत्याहार नहीं बना सकते, और प्रत्याहार नहीं बना सकते तो फिर हम सूत्र की व्याख्या भी नहीं कर सकते। तो देखिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि व्याकरण को समझने से पहले किसी भी व्याकरण को, जिनकी अपन को चाहे रूप सिद्धि करनी हो,
चाहे अपन को सूत्रों की व्याख्या करनी हो, उनको करने से पहले हम जो महर्षि पाणिनि के द्वारा जो व्याकरण को समझने से पहले जो माहेश्वरी सूत्र है, माहेश्वरी सूत्र से तात्पर्य ये बताते हैं कि जब भगवान शिव शंकर का जब तृतीय नेत्र उन्होंने खोला था, या नटराज नृत्य जब उन्होंने किया था, तो उनके जो डमरू से जो ध्वनि निकली थी, उन 14 वर्णों की जो ध्वनि निकली थी, उनको माहेश्वरी सूत्र का नाम दिया गया था। तो जब तक इन माहेश्वरी सूत्रों को हम अच्छी तरह से याद नहीं कर पाएंगे, हम प्रत्याहार बनाना नहीं सीख सकते। प्रत्याहार बनाना मैंने आपको बीए पाठ प्रथम वर्ष में अच्छी तरह से बता दिया था। तो देखो, जो पहले अपन जिन्होंने नहीं समझा फर्स्ट ईयर में, वो अब भी इस चीज को समझ ले। तो सबसे पहले अपन को समझने माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र किसे कहते हैं? तो जो 14 प्रकार के जो भगवान शंकर के डमरू से जिनका वर्णों का उच्चारण हुआ था, उनको अपन माहेश्वरी सूत्र के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम प्रत्याहारों का निर्माण करना सीखेंगे। तो माहेश्वरी सूत्र का पहला जो सूत्र है वह है अ ई ऊण, री ली क, ए ओ उंगा, ए आई औच, ह य व र ट, ल ण, य मंग ण न म, झ भ य, घ ढ ध स, ज ब ग ड़ द स, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य, स स स र और ह ल। जब तक इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को नहीं सीखेंगे, तब तक हम प्रत्याहार भी नहीं बना सकते। प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं उनका नियम मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जब प्रत्याहार अपन को बनाने होते हैं, तो प्रत्याहार में क्या होता है, पहले आता है प्रथम वर्ण और लास्ट में आता है अंतम वर्ण। जब दो शब्दों को मिला करके एक प्रत्याहार बनता है, जैसे अण प्रत्याहार है। माहेश्वरी सूत्र का पहला है अण। माहेश्वरी सूत्र जो पहला सूत्र है अ ई ऊण है, यदि हमने इसका पहला अक्षर अ लिया और अंतिम अक्षर न लिया, तो अण क्या हो गया, प्रत्याहार। अब इस अण प्रत्याहार का तात्पर्य क्या है? तो इस अण प्रत्याहार का तात्पर्य है कि जिसमें अ ई उ का प्रयोग हुआ हो। मतलब जो माहेश्वरी सूत्र है, उन माहेश्वरी सूत्र में दो जो अक्षरों से मिला करके प्रत्याहार का निर्माण हुआ है, तो उनके बीच में आने वाले जो अक्षर हैं या मध्य में आने वाले जो अक्षर हैं, उनको हम प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। जैसे अण प्रत्याहार पूछ लिया, तो अण का प्रत्याहार का तात्पर्य हो गया अ ई उ। उसके बाद पूछ लिया आपसे अट प्रत्याहार, तो अट प्रत्याहार। प्रत्याहार बनाने के लिए आपको ध्यान ये रखना है, मेन चीज, कि जो अक्षर प्रारंभ हो रहा है, जो प्रारंभ अक्षर हो रहा है, वहां से उस अक्षर को लिखना प्रारंभ करना है। और कहां तक लिखना है कि जब तक उसका अंतिम अक्षर नहीं आ जाता। जैसे अपन अट प्रत्याहार लिखा है तो अ से स्टार्ट हुआ है, और ट जो उसका हलंत वर्ण है, ट लास्ट, वहां तक अब उनके मध्य में आने वाले जो वर्ण है, उनको हम प्रत्याहार के नाम से जानते हैं, और उनको वहां पर लिखना होगा। बस एक बात इसमें अपन को ध्यान रखनी है, क्या चीज की, कि जो हलंत वर्ण है होते हैं, उन हलंत वर्णों को इसके अंदर नहीं रखा जाता। कहने का तात्पर्य, जैसे पहला सूत्र न, तो हम नहीं लिखना है, नकार को नहीं लिखना है। फिर दूसरे का है क हलंत अंतिम वर्ण, ककार को नहीं लिखना है, गकार को नहीं लिखना, चकार को नहीं लिखना है, और टकार। कहने का तात्पर्य है कि इसमें हलंत वर्ण का प्रयोग अपन को नहीं करना है। हलंत वर्ण को छोड़ते हुए उसका जो अंतिम वर्ण होता है, वहां तक हमको पहुंचना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे अण प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार से तात्पर्य, अब इसमें आपको देखिए कि जो अप्रत्याहार है, उस अप्रत्याहार के अंदर देखिए, जैसे ये अण प्रत्याहार है पहला, ठीक है, ये हो गया अपने अण प्रत्याहार। फिर हो गया ये अण, जैसे माहेश्वरी सूत्र है, और इसमें से अ लिया और न लिया।
दोनों को मिलाकर के जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं, ये हो गया आपका अण प्रत्यय हार। अब देखो पेपर में या सूत्र को समझने के लिए ये आपका अण है, अब अण से ये लगा दिया अपन ने हलंत, तो ये हो गया अण प्रत्याहार। अब अण प्रत्याहार के मध्य में जो आने वाले वर्ण हैं वो अपन को उसके अंदर लिखने होते हैं। और फिर जैसे दूसरा प्रत्याहार बताया मैंने आपको, अट प्रत्याहार की वर्णन किया था, जैसे ये अट प्रत्याहार है। अब अट में ट हलंत है, क्यों अंतिम वर्ण हलंत होना चाहिए। अब इनके अंदर अपन को क्या करना होगा कि भाई जैसे अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार के अंदर अ ई उ इन तीनों वर्णों को लिखना होगा यहाँ पर। और अट प्रत्याहार है तो अट प्रत्याहार के अंदर अ से प्रारंभ है, ए स्टार्ट करना है, और ई उ रील री ए ओ आई औ ह य व और र तक इसके वर्णों को लिखना होगा, जब जा करके अट प्रत्याहार बनेगा। उसी प्रकार जैसे मान ली जाए अप प्रत्याहार आ गया, ए अपन ने यहाँ से लिया और प ले लिया, ब पर यहाँ लिया, अब बनाया अपन ने, जैसे अब यहाँ से ले लिया, क च ट त प च ट त व, तो यहाँ अब ये हो गया जैसे अब। तो इस अब प्रत्याहार को भी अपन कैसे करेंगे कि ये अ और ये हो गया ब प्रत्याहार, ब अपन को हलंत लिखना है। तो अब इनके मध्य में ये बे है, इससे आगे वाले जितने भी अक्षर है इस अब प्रत्याहार के वर्ण के अंदर लिखे जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि हमको हलंत वर्ण को यहाँ पर नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको जो चीज बताई है उसका मतलब यही है कि आप हलंत जब उन सूत्र की व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि हम पहले महेश्वरी सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर ले, और महेश्वरी सूत्रों को याद करने के बाद में हम जो मैंने बताया आपको उस प्रकार से प्रत्याहार बनाना भी सीख ले। प्रत्याहार बनाने के बाद जो मैंने आपको प्रारंभिक कुछ चीजें बताई है कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये भी आपको एक तरह से याद होना अत्यंत आवश्यक है। जब जा करके और मैं इनकी आपको जो हलंत प्रकरण है या हलंत जो संधि है, व्यंजन संधि है, इसकी मैं आपको सूत्रों की व्याख्या बताना चाहूंगा जो आपके प्रश्न पत्र में आएगी और वह किस प्रकार से आपको व्याख्या करनी होगी। धन्यवाद।